हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊर्जा संसाधन के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। जितने भी इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो आपका खाली जगह का भरने वाला हो, रिक्त स्थान का पूर्ति करने वाला हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, साथ में लघुत्तरीय हो, मिलान करने वाले हो, यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी का आंसर आज की इस वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। बाकी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर चेक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पुराने भी वीडियो है, कुछ नए वीडियो है। नए वीडियो में आपको चेक करना है, पुराने वाले वीडियो है उसमें आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय नहीं कराया गया था, इसमें दोनों क्वेश्चन को शामिल किया गया है। चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, उसका आंसर देखते हैं, कैसे लिखना है वो तरीका सीखते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप ये वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ उसको राइटिंग करने की भी कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चों का यहाँ पे क्वेरी रहता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। देखो भाई, याद नहीं करना है आपको, देख करके सुन करके खुद से अपने मन से राइट करना है। तरीका क्या है ये आपको यहाँ से देखना है और लिखना आपको खुद से ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, उसका आंसर जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो गोंडवाना कालीन चट्टान है उसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो किस प्रकार का खनिज का भंडार मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए में पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में दिया कोयला, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में सौर ऊर्जा। तो बताएंगे कि गोंडवाना कालीन जो चट्टान है उसमें किस खनिज के भंडार मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ ए हो गया टाइप, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन बी कोयला। ठीक है, किसका होता है ऑप्शन बी कोयला। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए में पीट दिया गया, ऑप्शन बी में लिग्नाइट, ऑप्शन सी में बिटुमिनस और ऑप्शन डी में एंथ्रासाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रासाइट्स। बहुत से बच्चे को हम यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका कम्युनिटी में कराते हैं, तो आप लोग डेली उस कम्युनिटी के क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश कीजिए। और अगर जो क्वेश्चन का सही नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग वीडियो को देखिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को किस क्लास से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, क्या क्लास 8 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। हम यहाँ पे सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सके। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का था यहाँ पे सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी झारखंड में है या ऑप्शन डी बिहार में है। देखिए सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है बच्चों, वो आपका मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें पूछा गया कि हुगली जन में किसका उत्पादन होता है। देखिए हुगली जन जगह का नाम है, इसमें आपसे पूछा है कि यहाँ पे किस चीज का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी में पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे फिर से ये लिखा गया, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंधित क्षेत्र है। पवन ऊर्जा जो उत्पादन है, जहां पर उत्पादन किया जाए उससे संबंधित क्षेत्र निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है सांबा, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन बी सी में दिया है लांबा और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा लांबा। और ये जो लांबा है ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। तो ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है, लांबा में, और एक लांबा कहाँ है, गुजरात में। तो इसका क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन सी लांबा। अगला क्वेश्चन आता है पुग्गा घाटी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुग्गा घाटी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पुग्गा घाटी कहाँ प्रसिद्ध है या पुग्गा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए में भूतापन के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया ज्वारी ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी में कोयला उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो जो पुग्गा घाटी है ना, वो भूतापन के लिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूतापन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है जो आपका खाली जगह के भरने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों में खाली जगह को पूर्ति कर रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कलपक्कम में खाली जगह
ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस का हमने करा दिया है आंसर क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएंगे तो इसका लिंक हम दे देंगे। यहाँ पे आपको कुछ हम कराने वाले इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है। कलपक्का में भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, ये किस नदी पर है, ये कितना मीटर ऊंची है, ये सभी चीज हमने करा दिया है। अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे हैं तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक आपको मिलेगा, लिंक उसमें डाल दिया गया है, आप वहां से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जाकर के उसे जरूर देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है सही मिलान करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका मिलान कर लेते हैं। जैसे कि मुहा पानी, मुहा पानी किससे रिलेटेड है, तो ये कोयला से रिलेटेड है, तो इसको हम कोयला में मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्र सागर की बात करें तो रुद्र सागर किससे रिलेटेड है, तो ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसको पेट्रोलियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला का अंग, ठीक है, दूसरा का आप लिख सकते हैं ग, ठीक है। फिर अब तीसरा आता है फरक्का, तो फरक्का किससे रिलेटेड है, तो ताप विद्युत से, इसको लिखेंगे क। फिर उसके बाद चौथा आता है तारापुर, तारापुर किससे रिलेटेड है, परमाणु ऊर्जा से, यानी ख। फिर आ गया 5 ताता पानी किससे रिलेटेड है, तो जो बचा आपका वो आपका राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा, यानी 5 का ध। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपका 50 शब्दों में देने वाला क्वेश्चन का आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में कोयला के वितरण एवं उत्पादक क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। उत्पादक राज्यों की बात करें तो झारखंड का झरिया है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, कर्णपुरा है एवं रामगढ़ क्षेत्र है। और ये सभी जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे है, तो ये आपका झारखंड के अंदर है। ध्यान रखना ये सभी कहाँ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धनबाद, गिरिडीह या कर्णपुरा या रामगढ़ क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि ये जो रामगढ़ है वो कहाँ पे है, तो ये आपका झारखंड में है, ठीक है, जहाँ पे शोले फिल्म का शूटिंग हुआ था, रामगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम लोग अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोयला पाया जाता है, जिनमें आप चिरी मिरी देख सकते हैं, विश्रामपुर देख सकते हैं, झिलमिली देख सकते हैं, कोरबा देख सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो तलचर है वहां आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज देख सकते हैं, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहापुर, उमरिया तथा मोहपानी। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चंदवर्धा, कामपटी एवं वदर प्रमुख है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय एवं जम्मू कश्मीर में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ कोयला के उत्पादक एवं वितरण स्थल के नाम बताया जो जहाँ पे कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको बताना है जल विद्युत परियोजना है क्या, इससे क्या किया जाता है, कहाँ पर विकसित है, ठीक है, इन चीजों को आपको डिस्कस करना है। देखिए हमने लिखा है कि भारत में जो जल विद्युत षड्यंत्र का जो पहला स्थापना किया गया था वो 1897 में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे लगाया गया था, ये दार्जिलिंग में लगाया गया था। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो पहली बार है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग में। कब, 1897 में। इसके बाद कर्नाटक के जो शिव समुद्रम है, ठीक है, शिव समुद्रम, वहां पे कावेरी नदी पर सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना प्रमुख हैं। ये सभी जो आपका है वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन सभी पे जल विद्युत को बनाने की कोशिश करी गई है। कोशिश का ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल परियोजनाएं हैं जिन पर विद्युत परियोजना के लिए काम किया गया है। ये हमने आपको यहाँ पे लिख करके जानकारी दिया इसके बारे में। फिर इसके बाद हमने लिखा कि इन परियोजनाओं में जो हीराकुंड परियोजना है वो विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, जबकि अगर हम भाखड़ा नागल की बात करें तो ये 225 मीटर ऊंची है और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ध्यान रखना, सबसे लंबी परियोजना कौन सी है, तो ये हीराकुंड परियोजना है। और अगर सबसे बड़ी परियोजना आपसे पूछ ली जाए या सबसे ऊंची, सबसे बड़ी नहीं, सबसे ऊंची परियोजना अगर पूछ ली जाए आपसे, तो आप बताएंगे कि ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाखड़ा जो नागल परियोजना है
ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाखड़ा नागर जो परियोजना है भारत के या किस नदी पर ये स्थित है। ठीक है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। ये तो बहुत इजी है, आप भी इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है परमाणु ऊर्जा उत्पादक के 5 केंद्र प्रमुख हैं, जिनमें आप देख सकते हैं तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, ये भारत में 1955 में, लेकिन ध्यान रखना ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसका डेट कुछ अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम प्रथम ऐसे नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी जब आप बुक देखेंगे तो यहाँ पे इसका डेट जो है चेंज है, वहां पे आप देखेंगे तो 1969 में आपको देखने को मिलेगा। या आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो जो हम कम्युनिटी डाल चुके हैं, तो आप कम्युनिटी में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में प्रथम जो ये परियोजना था तारापुर विद्युत गृह परियोजना, और ये जो है वो मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित है। ठीक है, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया, जो राजस्थान में है। और राजस्थान की जगह की बात करें तो ये कोटा में है। और ये जो राणा प्रताप सागर विद्युत केंद्र है, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। ध्यान रखना है किससे, तो कनाडा के सहयोग से। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। ये भारत का स्वदेशी है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये स्वदेशी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ये गृह स्वदेशी है। ठीक है, फिर उसके बाद नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। ककरापारा की बात करें तो ये ककरापारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 केंद्रों के नाम बताए। 2 केंद्र और आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें एक कैगा है, कैगा विद्युत परमाणु केंद्र है। ये जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। और उस जगह की बात करें तो वो जगावर जिला में है। ठीक है, कहाँ, जगवार जिला में है, जगवार जिला में। ठीक है, जगवार जिला में है। फिर उसके बाद कुंडलकुलम की बात करें, कुंडनकुलम की बात करें तो ये आपका जो है ये रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये रूस के सहयोग से किया गया है। और ये तमिलनाडु की तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट किया गया है। ठीक है, और ये अभी निर्माणाधीन है, यानी अभी प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अब तक ये चालू हो चुका है, क्योंकि आपके बुक में जो लिखा है वो ये लिखा है कि 2010 के मध्य तक इसका उत्पादन आरंभ होने लगेगा। तो आज आपका 2023 है, तो इसकी जो चालू है, या कह सकते हैं यहाँ पे जो विद्युत उत्पन्न करने की जो पद्धति है वो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा गया है कि संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है और मनुष्यों के लिए ऊर्जा आवश्यक है, इसलिए ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, क्या उपाय कर सकते हैं, तो फर्स्ट उपाय ये कर सकते हैं कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। कोई भी संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा से रिलेटेड हो या और भी कोई संसाधन ईंधन से रिलेटेड हो या किसी भी साधन से रिलेटेड हो, हम वैसे संसाधन को विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि उसके नियम कानून जान करके उसको हम लोग उपयोग करेंगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध करते जा रहे हैं, चाहे उसकी हास हो रही है या उसकी कमी हो रही है या उसकी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना होगा। फिर आवश्यकता के अनुकूल उपयोग करेंगे। कहने का मतलब इसका क्या है कि जितना आवश्यकता होगा उतना ही उपयोग करेंगे, एक्स्ट्रा उपयोग नहीं करेंगे, फालतू को उसको बर्बाद नहीं करेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन के नए विकल्पों की खोज करेंगे, यानी जो ऊर्जा संसाधन के विकल्प हैं उनको बार बार ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमको और ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो इन चीजों को हमेशा खोज करेंगे और उसका उपयोग करने पर बढ़ावा देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं सीएनजी, इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है, एलपीजी पे कम, एलपीजी। फिर उसके बाद पेट्रोलियम की बात करें तो इन सभी पे इनकी जो खपत है इस पे हल्का कम करने की सॉरी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कुछ ज्यादा है नहीं। इनमें आपको बायोगैस देखने को मिल जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बहुत डिस्कस आपको इस बुक में पढ़ाया गया होगा,
अगर नहीं तो हम आगे आने वाले वीडियो में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आता है जिसमें आपको 200 शब्दों में उत्तर देने हैं प्रश्नों के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दीजिए। ठीक है, तो हमने देखिए लिखा है कि ऊर्जा संसाधन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव सदियों से विभिन्न क्रियाकलापों हेतु ऊर्जा को जैव एवं अजैव रूपों में प्रयोग करते आ रहा है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता रहा है। ऊर्जा संसाधनों में बात करें तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब तो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पवन ऊर्जा का भी, ज्वारीय ऊर्जा का भी, तापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी आज हम उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा संसाधनों को उपयोग एवं अवस्था के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है, और एक आपको गैर परंपरागत संसाधन के रूप में आप इसे बांट सकते हैं। तो ये था कुछ संसाधन के बारे में जानकारियां जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बतानी थी। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहता है कि भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये आपका अति लघु तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, हूबहू वही वो आपका होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको देख करके वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहता है कि भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी कीजिए। भारत में ऊर्जा के जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसके बारे में कुछ आप लिखिए। देखिए हमने लिखा है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये जो स्रोत हैं वो क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। ठीक है, ये किसकी बात किया जा रहा है? तो परंपरागत की बात किया जा रहा है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया गया है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का एक बार उपयोग हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं, उनका नवीकरण या पुनः चक्रण नहीं संभव हो पाता है। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती रहती है, इसलिए क्षयशील संसाधन है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो क्या है। एक तरीके से समाप्त होने वाला एक संसाधन है, समाप्त संसाधन है। इसका हमेशा लगातार उपयोग करने से इसकी जो संख्या है या इसकी जो भंडार है उसकी खत्म होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं ऊर्जा के, इनको हम लोग सहेज कर रखना चाहिए, अच्छे से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको इन चीजों को समझाया, आपको बताया, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अब आता है आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण पर वर्णन कीजिए या उसके बारे में विवरण लिखिए। देखिए हमने लिखा है कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन की दृष्टि से जो आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो डिगबोई है, नहरकटिया है, उगड़ीजन है, मेरौन है, रुद्रसागर, अरुणाचल प्रदेश का जो निगरू है एवं नागालैंड का बोरहोल्ला है, ये सभी तेल के लिए या पेट्रोलियम के लिए प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख उत्पादन इसका केंद्र रहा है। गुजरात में अलंकेश्वर है, कलोल है, नौगांव है, कोसांबा है, मेहसाना है, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन या पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इन सभी के अलावा कृष्णा, जो कृष्ण गोदावरी नदी है, और कावेरी, इनके बेसिन पर मुख्य रूप से नारीमनम, ध्यान रखना, नारीमनम और कोविल पतल, ध्यान रखना, कोविल तपल कावेरी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला में तेल क्षेत्र प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलों का उत्पादन एवं वितरण है, आप देख सकते हैं ये अपने कंट्री भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत में इन जगहों पर पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था परंपरागत, अब यहाँ पे गैर परंपरागत की बात करता है। ठीक है, तो कहता है कि ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका नवीकरण किया जा सके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। परंपरागत में क्या होता है, उसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है,
लेकिन इसका फिर से नवीकरण किया जाता है, जैसे कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। ये सभी वैसे ऊर्जा हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप जो सौर ऊर्जा है उसको तो आप देखते ही होंगे कि आप दिन में उससे बैटरी चार्ज करते हैं और रात में उसका यूज करते हैं। पुनः फिर से जब सूर्य की रोशनी आता है तो फिर से ये ऊर्जा देना स्टार्ट कर देता है, फिर से आप बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। ये सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो कहता है इसी में कि भारत इस समय विश्व का ऐसा देश है जिसने ऊर्जा नवीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने वाला, ठीक है, उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सर्वथा प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी इसमें प्रदूषण की कोई बात नहीं की जाती है। ठीक है, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के लिए गुजरात के भुज, भूतापीय ऊर्जा में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी, पवन ऊर्जा में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा इसके साथ ही ज्वारीय ऊर्जा खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन इत्यादि क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है या षड्यंत्र लगाने की संभावना है। तो इन चीजों में आप देख सकते हैं कि हमारे देश में, अपने कंट्री में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किस तरीके से इनका विस्तार किया जा रहा है और बहुत से स्थानों पर इनकी जो स्थापना करने की है वो संभावनाएं, बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पे इन क्षेत्रों से ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर हमने आज के आपको इस वीडियो में करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।